Rohit sir, please Okay, thank you, start, sir. sir. Please start, sir. हाँ जी सर. So good morning learners. सर आज हम एक नया टॉपिक करेंगे सेम कोर्स BES 123 का. I am going to present my PPT. स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? जी रोहित जी. ठीक है, थैंक यू. So again the course is same BES 123, that is third course of your uh, B.Ed syllabus. Learning and teaching is the name of the course, and today we are going to start a new topic, that is teacher in diverse role. देखिए ये सभी रोल्स लिखे हैं मैंने टीचर के, जो कि बहुत जनरल है. एक बार पढ़ देता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ पर्सन इन अ क्लासरूम, एज अ कोलीग इन द कम्युनिटी, एज अ सिटीजन. ये सबसे कॉमन हुआ एज अ पर्सन. सबसे पहले वो एज अ पर्सन, उसका एक रोल है. क्लासरूम में है बच्चों के साथ. टीचर बाद में है, पहले एक ह्यूमन बीइंग की तरह कुलीग्स के साथ होता है, कम्युनिटी में होता है, एज अ सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. So this is very general role. Second is as a transmitter of knowledge. So यहाँ से कुछ स्पेसिफिक रोल्स शुरू हो जाते हैं. ट्रांसमिटर ऑफ नॉलेज, नॉलेज ट्रांसमिट करता है वो, मन के उसको बच्चों तक पहुंचाता है नॉलेज को जो उसमें होती है. सो आई कैन से दिस इज अगेन अ मेन रोल ऑफ टीचर. देन एज अ प्लानर, प्लानिंग करके चलता है टीचर. कब क्या कराना है, कैसे कराना है, कितना कराना है, हिसाब किताब तो रखते हैं हम लोग. देन एज अ फैसिलिटेटर, बहुत अच्छा रोल है फैसिलिटेट करना अपने लर्नर्स को हर तरह से. देन को क्रिएटर, बेसिकली ऑफ नॉलेज. एज अ लीडर, लीडरशिप स्किल बहुत जरूरी है, वरना 50 बच्चों को आप कंट्रोल कर रहे हैं, कभी कभी उससे भी ज्यादा होते हैं, तो लीडरशिप क्वालिटी होगी तभी आपको फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स. एंड देन एज अ मैनेजर, मैनेज करना है. देन एज अ काउंसलर, काउंसलर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एज अ काउंसलर, क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम्स को काउंसल करना है. तो ऐसा नहीं है कि एक काउंसलर स्कूल में है वही सब कुछ करेगा. अगर एक स्कूल में 3000 बच्चे हैं, एक या दो काउंसलर्स नहीं इतना कर सकते. छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को काउंसल करना, उनकी रूटीन, जो रूटीन में दिक्कतें आ रही हैं उसे काउंसलिंग करना. बच्चे शरारत भी करते हैं तो काउंसलर का रोल तो उसका रहता ही है. ये इन सबको मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं आज आपके साथ, क्योंकि ये बड़े आसान और जनरल रोल्स मैं मानता हूँ. कुछ खास नहीं, आप पढ़ लेंगे किताबों से, आपको समझ आ जाएगा. हमने ब्रीफली डिस्कस कर दी है. तो डाइवर्स रोल में ये दो रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सिलेबस में हैं. दैट इज एज इनोवेटर एंड एक्शन रिसर्चर, एंड सेकंड इज एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर. ये भी टीचर इन डाइवर्स रोल का ही पार्ट है. ये भी टीचर का एक रोल है एज इनोवेटर एंड एक्शन रिसर्चर, एंड सेकंड इज एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर. ये मेरा आज का मेन टॉपिक है. ये दोनों एक पूरे पूरे चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, डिफरेंट चैप्टर्स. इन दो चैप्टर्स को आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम गोइंग टू स्टार्ट एज इनोवेटर एंड एक्शन रिसर्चर. शायद आपको इस बारे बाई चांस ना पता हो. सो देखिए, जैसे ही हमने आपके इग्नू के नोट्स खोले इनोवेटर वाले चैप्टर को पढ़ने के लिए, सबसे पहले ये कुछ लाइनें मुझे मिली, तो ये मैंने वहीं से कॉपी की हैं. बहुत अच्छी लाइन से मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे. द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन हिज बुक इंडोमिटेबल स्पिरिट, fondly remembers his first teacher. क्या कह रहे हैं? अब्दुल कलाम जी ने अपनी किताब इंडोमिटेबल स्पिरिट में जिक्र किया है, उनको याद है अपने पहले टीचर. देखिए, फर्स्ट टीचर उनको याद है अपने. उनका नाम था श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर. क्यों उनको याद है? बिकॉज ऑफ द नोबल मेथड्स ही यूज्ड फॉर टीचिंग,
एंड स्पेसिफिकली द वे ही टॉट हाउ बर्ड्स फ्लाई। देखिए वो अपनी किताब में लिखे हैं इस बात को कि मुझे क्यों अपने टीचर पहले याद है, क्योंकि उनके बड़े नॉवल मेथड्स होते थे। नॉवल मतलब बिल्कुल अनोखे, बिल्कुल नए, डिफरेंट, नए तरीकों से वो पढ़ाते थे। और स्पेसिफिकली द वे ही टॉट हाउ बर्ड्स फ्लाई, स्पेसिफिकली उनको याद है उन्होंने जब उनको ये समझाया था या दिखाया था कि बर्ड्स उड़ते कैसे हैं, ये चीज उनके मन में कभी निकली नहीं, एवरलास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ गई। श्री अय्यर हैड टॉट दिस ऑन द सी शोर ऑफ रामेश्वरम। देखिए ये लिखा उन्होंने कि वो उनको समुद्र के किनारे ले गए थे रामेश्वरम में, ये पढ़ाने के लिए, ये चीज समझाने के लिए कि बर्ड्स कैसे उड़ते हैं, थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशंस ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स। और रियल बर्ड्स उड़ते हुए दिखाकर यह समझाया गया था। दिस चेंज्ड द लाइफ ऑफ अ स्मॉल बॉय ऑफ अ विलेज सिग्निफिकेंटली। उन्होंने आगे बहुत बड़ा कुछ लिखा हुआ बुक में, पढ़िएगा आप कि कैसे उनके मन में फिर ये ख्याल आया, साइंस की तरफ रुझाव पैदा हुआ धीरे धीरे, और एक दिन वो मिसाइल मैन के रूप में हमारे भारत में उभरे। देखिए उन्होंने मिसाइल्स बनाई, बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। ये बचपन से, मतलब बिल्कुल बिगिनिंग क्लासेस में ही ऐसे टीचर का मिल जाना जो उनको डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू पढ़ाते थे और बड़े नए नए तरीकों से पढ़ाते थे। तो कहने का मतलब ये हुआ इस पूरे पैराग्राफ का कि इनोवेशन बहुत ज्यादा थी उन टीचर में। इनोवेटर, यहां पर सिर्फ इनोवेशन और इनोवेटर को मैं जोर दे रहा हूं। मैं यहां पर दो बातें करूंगा। पहली, आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत से टीचर्स रहे होंगे, मैंने कल भी आपसे बात की थी, जो आपको कभी भूले नहीं होंगे। सारे नहीं याद रहते हैं, कुछ टीचर्स याद रहते हैं। सो एक बार मैं एक सेमिनार में गया था, वहां पर एक टीचर ने उन रिसोर्स पर्सन, बहुत अच्छे रिसोर्स पर्सन थे, बाहर से आए थे, उनसे पूछा, वो भी टीचिंग या बेस्ट टीचर या टीचिंग के ऊपर कोई लेक्चर था उनका, कि जी बेस्ट टीचर की डेफिनेशन क्या है। हमारे में से एक किसी टीचर ने उन रिसोर्स पर्सन से पूछा कि मैडम बेस्ट टीचर को डिफाइन करिए, आप किसको बेस्ट टीचर बोलते हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। शी सेड, आप आंखें बंद करके अपने बचपन के, अपने स्कूल के किसी टीचर को याद करो जो आपको याद आ जाए। तो उन्होंने कहा हाँ जी मुझे याद है अपने एक दो टीचर्स। बोले जो भी खूबियां उनमें थी ना वो बेस्ट टीचर में होती हैं। ये बहुत अच्छा जवाब लगा मेरे को कि जो याद रह जाए ना टीचर, वही बेस्ट टीचर है। अब यहाँ पर ये चीज जुड़ रही है, अब्दुल कलाम जी को भी अपने वो टीचर श्री सुब्रमण्यम अय्यर भूले नहीं, क्योंकि वो बेस्ट टीचर थे। क्यों बेस्ट टीचर थे? क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इनोवेटर थे। यहाँ बात आती है इनोवेटर की। अब यहाँ इनोवेशन क्या है? कोई कोई चीजें नहीं बना के दिखानी, सामान नहीं बनाना है, मेथड्स में इनोवेशन लेकर आनी है, टीचिंग स्टाइल्स में इनोवेशन लेकर आनी है। आपने, यहाँ पर मैं दूसरी बात करना चाहूंगा, आपने तारे जमीन पर पिक्चर देखी होगी, वहां पर उसमें आमिर खान टीचर बन के जाता है, शायद ड्राइंग टीचर था, मैं जहां तक याद कर पा रहा हूँ, और कैसे डांस और सब कर करके बच्चों को, वो एक इनोवेशन है। वो भी इनोवेशन का एक एग्जाम्पल है। बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो बहुत इनोवेटर होते हैं, वो अपने सब्जेक्ट में रुचि पैदा कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आपका बच्चा, कोई भी छोटा बच्चा खासकर स्कूल लेवल का, किसी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं ला पा रहा है, तो मैं ये मानता हूं उसका काफी ज्यादा जो दोष होगा उस टीचर में होगा जो उसे वो पढ़ा रहा होगा। ये मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा फील किया है कि अगर टीचर ही अच्छा ना पढ़ा रहा हो, वो सब्जेक्ट में रुचि के बदले बिल्कुल डिसइंटरेस्ट पैदा कर देता है बच्चों में, उस सब्जेक्ट को इतना टफ बना देता है कि बच्चे उस सब्जेक्ट से बहुत डरना शुरू हो जाते हैं। दिस इज, अगेन मैं इनोवेशन पे आ रहा हूँ। और उसी सब्जेक्ट को कोई ऐसा टीचर पढ़ा दे इतने इनोवेटिव स्टाइल से, इतने इनोवेटिव मेथड्स यूज कर कर, जिससे कि वो बहुत रुचि पैदा हो जाए बच्चे में, वो बच्चा उस सब्जेक्ट को बहुत पसंद करना शुरू करेगा। अब यहाँ पर अगर मैं फ्लाइंग बर्ड्स की एग्जांपल ले रहा हूँ, साइंस में जा रही है सीधा बात, और कहाँ वो साइंटिस्ट ही बने, कैसे रुचि पैदा हो गई थी। सो ये पहली स्लाइड में इनोवेशन का मतलब मैंने आपको समझाया। नाउ व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन की डेफिनेशन कहती है प्रमोशन ऑफ न्यू आइडियाज और प्रैक्टिसेस
दिस इज ट्रू, नए नए आइडियाज, नए नए प्रैक्टिस को प्रमोट करना, दिस इज इनोवेशन. सेकंड इज इंक्रीमेंटल अडेप्टेशन ऑफ वेल नोन प्रैक्टिसेस, वेरी ब्यूटीफुली रिटन. इंक्रीमेंटल अडेप्टेशंस, आप ऐसी चीजों को अडेप्ट करते हैं जो इंक्रीमेंटल रेट पे होती हैं, वेल नोन प्रैक्टिसेस की तरफ ले जाती हैं. सो टीचिंग शुड बी इनोवेटिव, लिखा गया है टीचिंग शुड बी इनोवेटिव, टीचिंग इनोवेटिव ही होनी चाहिए. व्हाई? ब्रैकेट में लिखा है टू सस्टेन मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स. वेरी नाइस. बच्चों में इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन को कायम रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए, बच्चे हमेशा मोटिवेटेड रहें पढ़ने के लिए, बच्चे हमेशा रुचि दिखाएं सब्जेक्ट को लेकर, इसके लिए टीचर अपने टीचिंग को इनोवेटिव बनाए. In order to facilitate active learning, and the end result of every teaching is learning, and if we want active learning, to facilitate active learning, innovative teaching must be there. So I'll repeat this line: teaching should be innovative in order to facilitate active learning. How it can be innovative? Sorry, why it should be innovative? To sustain motivation and interest of students. तो कल भी मैंने आपसे बात की थी कि हम मैंने साइंस टीचर की बात की थी अपने, कि हम अपने साइंस के टीचर का लेक्चर नहीं मिस करते थे. 7th 8th 6th में बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छा साइंस पढ़ाया उन्होंने, तो हम मिस नहीं करते थे. बाकी कई सब्जेक्ट्स में हो सकता है हम बंक भी कर देते हो, मे बी बच्चे बंक करते हैं स्कूल में, पर उनको नहीं करते थे. ये एक फर्क है इनोवेटिव टीचिंग का. देन टाइप्स ऑफ इनोवेशन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इनोवेशन इन योर सिलेबस, और वी कैन से होती ही 4 है: प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस, पैराडाइम एंड पोजीशनिंग. नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट इनोवेशन? देखिए, प्रोडक्ट मतलब ये जो सामान, गुड्स होते हैं. जैसे अब मैं कहूँ मेरे घर में टीवी लगा हुआ है, सामने लगा हुआ है, ये एक इनोवेशन है. आज से 25-30 साल पहले हमारे घर पे बहुत बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन था. आपको पता है कितनी जगह लेता था, बॉक्स टीवी होता था वो, और बड़े साइज का, उसका शटर खुलता था, आपने देखा होगा जरूर. वो भी एक जमाना था. फिर कलर टेलीविजन आए, पर बॉक्स टीवी बने, जगह तो वो भी घेरते थे. फिर वॉल हैंगिंग्स, यानी कि ये एलसीडी एलईडीज आ गए, जगह घिरनी बंद हो गई, एकदम दीवार पे टांग दो, एकदम स्लीक लगते हैं देखने में. और फिर आज का देख लो जमाना क्या, अब तो प्रोजेक्टर लगते हैं घरों में, तो ये भी नहीं कोई लगवाता. एलईडीज, नए घरों में प्रोजेक्शंस फिट हो रही हैं सारी, वॉल पे प्रोजेक्शंस के थ्रू टीवी चल रहे हैं, ब्यूटीफुल. सो दिस इज प्रोडक्ट इनोवेशन. ये तो मैं आपको आउट ऑफ द वे समझा रहा हूँ कि प्रोडक्ट मतलब गुड्स में इनोवेशन. किसी भी घर के सामान को देख लो, इनोवेट होता ही गया है वो. बट हियर वी आर कन्फाइंड टू दोज एजुकेशनल किट्स एंड दोज एजुकेशनल टॉयज. दीज आर जस्ट फ्यू एग्जांपल्स which explain product innovation in the context of education. अब हमारे पढ़ाई लिखाई में एजुकेशनल किट्स होती हैं. मैं आपको अगर बोलूं, पहले प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होता था, स्क्रैम्बल्ड बुक्स होती थी, सेल्फ ट्यूटर बुक्स होती थी, वो एक इनोवेशन थी. बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी थी किसी ने, ये बात है 70s 80s की. आजकल कौन पढ़ता है उनसे? आजकल तो सीडीज आ गई हैं, सीडी रोम्स आ गई हैं. आजकल तो हमारे बच्चे भी कहते हैं सीडी ऑर्डर कर दो इसकी. और यहाँ पर मैं आपको कोर्स को पर्टिकुलरली उसी पब्लिशर की सीडी आएगी. भाई जी, मैं थोड़ा रोक. हाँ जी, थोड़ा आवाज कट रही है, थोड़ा सा धीरे, थोड़ा सा, क्योंकि मेरे ख्याल लगे इंटरनेट कम है, थोड़ा धीरे बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर. ओके सर. तो हमारे यहाँ पर जैसे आजकल सीडी रोम्स आती हैं, सीडीज होती हैं, आप उनको कंप्यूटर पे लगा देते हैं. बेटर है, और यूज कर सकते हैं. हाँ, थैंक यू. सो उससे हमारे बच्चे बहुत इफेक्टिवली पढ़ते हैं. वो सीडी लगाते ही एक प्रोग्रामिंग खुल जाती है आपके डेस्कटॉप पे, जो एक गेम की तरह चलती है. होता पूरा उनकी किताब वाला ही चैप्टर है, पर आप क्लिक करते हैं, वहां अपने आप पढ़ता है, कंप्यूटर उसको पढ़ के सुनाता है. इनबिल्ट है प्रोग्रामिंग. जहां आपको कोई शब्द कठिन लगता है, आप उस पर अपना कर्सर क्लिक करते हैं, वो उसका मतलब समझाता है, और उसके मतलब को समझाने के लिए कई तरह के पिक्चर्स का इस्तेमाल करता है. कभी कभी मूवीज भी दिखा देता है, स्मॉल मूवीज. जैसे मैं अपनी बेटी को पढ़ा रहा था ये टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट आया. डेसिडुअस
फॉरेस्ट अच्छा समझाया था किताब में, पर हमने मूवी क्लिक करा तो वो एक डेसिडुअस फॉरेस्ट की छोटी सी क्लिपिंग आ गई, पूरा दिखाया उन्होंने। तो ये एक फर्क है, एजुकेशनल किट्स की तरफ जा रहा हूं मैं आपको लेकर। ये एजुकेशनल किट्स हैं जिसमें बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, बहुत अच्छी अच्छी सीडीज हैं, एजुकेशनल टॉयज हैं आजकल जो बच्चों की मेंटल एबिलिटी को बहुत एनहेंस करते हैं, छोटे बच्चों के लिए खासकर। सो अगला है टाइप्स ऑफ इनोवेशन में प्रोसेस इनोवेशन। प्रोसेस इनोवेशन का मतलब है जब आप टीचिंग प्रोसेस को इंप्रूव करते हो, प्रोसेस ऑफ टीचिंग को बहुत इंप्रूव करते हो। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 एग्जांपल्स हैं, हालांकि बहुत सारी होंगी, मैंने 3 लिखी हैं। माइक्रो टीचिंग, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। मैंने कल इसमें से आपको मॉडल्स ऑफ टीचिंग समझाया था, तो अभी मैं इसी को लूंगा। मॉडल्स ऑफ टीचिंग जैसे मैंने बताया था, स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ टीचिंग बताया गया, स्पेसिफिक जिसमें सिंटेक्स था कि इस तरीके से अगर आप पढ़ाएंगे, तो वो प्रोसेस की बात है। तो प्रोसेस यानी कि इनोवेशन प्रोसेस में भी लाई गई है। आप माइक्रो टीचिंग अगर सिलेबस में होगा तो पढ़ेंगे, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन अगर सिलेबस में होगा तो पढ़ेंगे जरूर, पर अभी मैं सिर्फ मॉडल्स ऑफ टीचिंग से आपको ये बात समझा रहा हूँ। प्रोसेस ऑफ टीचिंग को बहुत इंप्रूव कर दिया गया है। अब यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, आजकल जो टीचिंग है वो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग हो गई है। हम भी देख रहे हैं स्कूल्स में अपने बच्चों में, आप भी देख रहे होंगे आजकल स्कूल्स में सब स्कूल एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये प्रोसेस बदल गया एंड दिस इज वेरी गुड कि ये इससे क्या होता है कि आपकी जो बच्चों की लर्निंग होती है वो रियल होती है और वो एवरलास्टिंग होती है, उनके दिमाग में पक्का फिक्स हो जाती है बात, अदरवाइज रट्टाफिकेशन रहता है। अब आता है पैराडाइम इनोवेशन। बेसिकली इट इज कंसर्न्ड विद शिफ्ट इन थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस चेंज करना है। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल है बिहेवियरिस्ट टू कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बाद में बताऊंगा क्यों, पहले सुनिए। रोहित जी, मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा। एक बार जो प्रेजेंटेशन है उस पर दोबारा क्लिक करेंगे, एक बार स्टॉप करके दोबारा कर दीजिए। अच्छा जी। अब दिख रहा है सर स्क्रीन पे? यस, ठीक है जी, प्लीज कंटिन्यू। देखिए पैराडाइम शिफ्ट का मतलब है थिंकिंग में शिफ्टिंग लेकर आना, बिहेवियरिस्टिक टू कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब क्या है कि बिहेवियरिस्टिक अप्रोच कहती है कि बच्चों के बिहेवियर में डिजायरेबल चेंज लेकर आना है, पर अब ये मतलब ऐसा होता था, अभी भी होता है, हम बच्चों के बिहेवियर में डिजायरेबल चेंज लाना चाहते हैं थ्रू टीचिंग, पर अब ये शिफ्ट होकर ज्यादा फोकस हो गया है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का मतलब है कि नॉलेज की कंस्ट्रक्शन करवानी है, सिर्फ बिहेवियर में चेंज नहीं लेकर आना है, नॉलेज की कंस्ट्रक्शन करवानी है। ये आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि जब आप टीचिंग प्रैक्टिस में जाएंगे, सेकंड टीचिंग प्रैक्टिस में, तो उसमें आपको सारा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के थ्रू ही लेसन प्लान्स बनाने हैं। इस बात को ध्यान से सुनिए, आपके सिलेबस में सिर्फ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के थ्रू ही लेसन प्लानिंग है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू। अभी आप जब हम आपको पढ़ाएंगे बाद में हाउ टू मेक लेसन प्लान, उसको 5E लेसन प्लान बोलते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, 5E कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच known as 5E लेसन प्लानिंग इन योर सिलेबस। अब आप उसमें समझेंगे कि कैसा पैराडाइम शिफ्ट अब हम सिर्फ बिहेवियर अप्रोच को फॉलो ना करके दीजिए किसी का ये रामस्वरूप जी, आपका माइक ऑन हो गया, प्लीज इसको बंद करें।
रामस्वरूप जी प्लीज अपने माइक को म्यूट करें। सभी लर्नर्स इस विशेष रूप से ध्यान रखें, जब भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हैं तो अपने माइक को म्यूट करके रखा करें। प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, थैंक यू सर। सो मैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात आपसे कर रहा था। इसमें क्या होता है कि हम बच्चों को पकी पकाई नहीं देते हैं, नॉलेज कंस्ट्रक्शन करना सिखाते हैं। नॉलेज की कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से इसकी नॉलेज की कंस्ट्रक्शन करवाइए और वो खुद करें। 5E अप्रोच यही कहती है। 5E है, पहला इंगेज, फिर एक्सप्लोर एंड सो मेनी ईज। वो सब ये कहते हैं कि बच्चा खुद अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा, टीचर सिर्फ फैसिलिटेट करेगा। और ऐसी नॉलेज जब बच्चा खुद हाथ पैर मार के अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है तो वो एक फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है, पहली बात। दूसरा, वो काफी देर तक हमेशा के लिए उसके दिमाग में फिक्स होके रहती है। आपको यहाँ छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हम लोग पढ़े हैं स्कूल्स में, आप भी मैं भी, हमें टीचर लेक्चर पढ़ाते थे और कभी कभी साइंस के टीचर लैब में भी ले जाते थे। याद करिए, आपने लैब में जाके कुछ एक्सपेरिमेंट साइंस के जरूर किए होंगे, चाहे प्रिज्म से, चाहे स्लैब से, चाहे वो आयोडीन सोल्यूशन से, रेड लिटमस ब्लू जो भी होता था। अब वो चीजें नहीं भूली हमको, बाकी साइंस शायद भूल गई, हमारा एरिया चेंज हो गया, पर जो हमने प्रैक्टिकल किया वो नहीं भूला। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यही कहती है कि जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज कराते हैं, बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज, तो फिर वो भूलती नहीं है उसको। ये पैराडाइम शिफ्ट है, ये एक इनोवेशन है। एंड लास्ट इज पोजीशनिंग इनोवेशन। दिस इनोवेशन बेसिकली कंसर्न कि पहले ये बनी किसी और चीज के लिए थी, पर बाद में रीपोजिशन किसी और पर्पस में कर दिया गया। देखिए, इनोवेटेड फॉर अ डिफरेंट पर्पस बट पोजिशनड फॉर अनदर पर्पस। कोई भी आप चीज ले सकते हैं। अगर मैं सिंपल आपके बोलूं कि ये जो एलसीडी प्रोजेक्टर्स हैं, तो ये टीवी की बात कर लीजिए, चाहे टीवी की बात कर लो। टीवी जब बना था तो ये सोच के थोड़ा बना था कि पढ़ाई लिखाई में यूज होगा। किसी भी नहीं, जिसने टीवी बनाया उसने सोचा भी नहीं था कि पढ़ाई के मैं एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ उसको। पर आजकल कितना यूज होता है, टीवी पे कितने प्रोग्राम्स आते हैं, कितनी फिल्म्स आती हैं। आजकल बच्चों के आप देख रहे हैं वो क्या मंच करके कोई चैनल चल रहा है, आपने देखा होगा। कितने लगातार बस उनके अच्छे अच्छे आते हैं प्रोग्राम्स, छोटे बच्चों के बड़ों सबके। तो इस ये एक पोजीशनिंग इनोवेशन है कि हम कैसे रीपोजिशन कर देते हैं किसी चीज को। ये भी इनोवेशन है कि हम किसी भी चीज को दूसरी जगह पे एजुकेशन पर्पस में यूज कर पाए। तो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ इनोवेशन। नाउ टीचर एज एन एक्शन रिसर्चर। अभी हमारा सिर्फ इनोवेशन वाला पार्ट खत्म हुआ है, अब एक्शन रिसर्चर शुरू हो गया है। एक्शन रिसर्च होती क्या है? इट्स अ प्रोसेस थ्रू विच टीचर्स डिस्कवर एंड लर्न थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। एज टीचर्स वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट एक्शन रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। हम लोग टीचर्स हैं, हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, क्लास में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर रोज आती हैं। तो बजाय उनको नजरअंदाज कर देना, या बजाय कि कोई फंडामेंटल रिसर्च ही होगी तो देखेंगे। फंडामेंटल रिसर्च मतलब कोई पक्का रिसर्चर आएगा और इस प्रॉब्लम को कभी दूर करेगा। लंबी रिसर्च होती है वो, लॉन्गिट्यूडनल, उसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहकर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को हम खुद डील करते हैं, करते भी हैं और करना भी चाहिए। दैट इज एक्शन रिसर्च। रोजमर्रा की क्लासरूम में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम, एग्जांपल लेते हैं। मेरी क्लास में सपोज कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जब मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूँ 5-10 मिनट के बाद एंटर करते हैं, मुझे हर रोज डिस्टरबेंस होती है। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एंटर ही नहीं करते, या कुछ 2-4 बच्चों का ग्रुप ऐसा है जो बातें ही नहीं बंद करता, या कुछ मैक्सिमम मेरी क्लास पार्टिसिपेट ही नहीं करती। मैं पूछता रह जाता हूँ, बस ठीक है, ज्यादा इंटरेक्ट ही नहीं करते। कितनी प्रॉब्लम छोटी मोटी हैं जो इस तरह की हमें क्लास में रोज फेस करनी पड़ती हैं। तो इसमें कहा गया है कि उन प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करिए एज अ टीचर। आप एक रिसर्चर के रूप में उसको सॉल्व करें, नजरअंदाज ना करें। आप उसकी तह तक जाएं, उसका कारण क्या है, कारण को मिटाने की कोशिश करें, प्रॉपर स्ट्रेटेजी लगाएं। रोहित जी, मैं रोकना चाहूंगा एक बार। हाँ जी। रामस्वरूप जी, आपके कारण हमारे ही कक्षा में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो आपसे विशेष रूप से आग्रह है कि आप एक तो अपनी स्टॉप प्रेजेंटिंग करें
और अपने माइक को म्यूट करके कक्षा का आनंद लें, अदरवाइज मजबूरी में मुझे आपको फिर कक्षा से हटाना पड़ेगा। प्लीज सबसे पहले आप इसकी स्टॉप प्रेजेंटिंग करें। आपके कारण हमें बाधा हो रही है, कक्षा को रोकना पड़ रहा है। इनको एक्चुअल में शायद यूज करना नहीं आता है मोबाइल, हाँ जी, हाँ जी, तो मुझे इनको हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। हाँ जी। इस केस में सर एक बार दोबारा से प्रेजेंटिंग करनी पड़ेगी सर, वो एक्चुअल में कोई फिर बात नहीं, मैं कनेक्ट, करता हूँ। हाँ कनेक्शन हट जाता है सर फिर वहां से ना। कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ। सॉरी सर, आज आपको बाधा हो रही है बीच बीच में। नो प्रॉब्लम सर। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। सो हम टीचर एज एन एक्शन रिसर्चर आपको पढ़ा रहे थे कि टीचर एक एक्शन रिसर्चर होना ही चाहिए। एक्शन वर्ड मींस टू एक्ट अपॉन, कि इमीडिएट जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं उस पर एक्ट करें। और कैसे एक्ट करें? रिसर्च करके। तो एक्शन रिसर्चर ये नहीं कि हैपजर्डली कुछ भी उसका सोल्यूशन निकाल लें, आप उसका रूट कॉज पता करने की कोशिश करें। देखिए हम लोग करते हैं जनरली, पर ये टॉपिक कहता है कि जरूर करना चाहिए, तय तक जाना चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपको आ रही है क्लास में, बच्चे क्यों नहीं इंटरेक्ट करते, आप प्रॉपर उसका एक सिस्टमेटिक वे में रिसर्च करें। ठीक है, और टीचर से पूछें, उनके पीयर से पूछें, उस बच्चे की काउंसलिंग करवाएं, देखिए क्या पता कुछ प्रॉब्लम्स हो। सो दिस एक्शन रिसर्च। रोहित जी मुझे फिर रोकना पड़ेगा। हाँ जी, क्या हुआ सर? रामस्वरूप जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? प्लीज एक बार मेरे से बात करिए आप। आपके कारण हमारी कक्षा में बाधा उत्पन्न हो रही है, आप इसको स्टॉप प्रेजेंटिंग करें। जहां पे लिखा हुआ है स्टॉप प्रेजेंटिंग, वहां पे पुश करें, उसको दबाएं तो ये बंद हो जाएगी, फिर आप आराम से सुन पाएंगे कक्षा को। और नहीं तो अब की बार फिर मैं आपको रिमूव करूंगा और आपको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। प्लीज आप समझे इस बात को। जहां पे ऊपर स्टॉप प्रेजेंटिंग लिखा है उस बटन को दबाएं। सर मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, मैं दुष्यंत शर्मा बोल रहा हूँ। जी दुष्यंत भाई बोलिए। सर रामस्वरूप जी को आपकी आवाज नहीं आ रही है क्योंकि उन्होंने अपना स्पीकर बंद किया हुआ है। तो इनको हटाना ही पड़ेगा। सर शायद, हाँ जी सर, हटाना ही पड़ेगा। हाँ कोई नहीं, सर इसी शायद बात वो सॉरी। नहीं। ठीक है दुष्यंत, धन्यवाद आपका। सर हम उनको रिकॉर्डिंग भेज देंगे सर, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। नहीं शायद ये बाहर से है, मेरे को ऐसा लग रहा है। पहले हम शुरू, प्लीज सर आप दोबारा प्रेजेंटेशन शुरू करें। अब इनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम ऐसे। ठीक है, थैंक यू सर। दिख रहा है स्क्रीन पे सर मेरा पीपीटी? जी 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 जी। थैंक यू सर। सो एक्शन रिसर्चर के हम ऊपर चर्चा कर रहे थे कि हर टीचर को एक्शन रिसर्चर होना चाहिए। इस पे आगे चलते हैं। देयर आर 3 अप्रोचेस टू एक्शन रिसर्च: इंडिविजुअल टीचर एक्शन रिसर्च, कोलैबोरेटिव एंड स्कूल वाइड। इंडिविजुअल टीचर का मतलब जब आपके सिर्फ आप ही की कक्षा में आप ही के साथ वो प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ही वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है अपनी क्लास में। हो सकता है आपकी वजह से, आपकी टीचिंग की वजह से, आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना क्रिएट कर पाने की वजह से आ रही हो, तो वो इंडिविजुअल टीचर जब आप अकेले उस प्रॉब्लम का रिसर्च करते हैं। कोलैबोरेटिव, जब आप ही, सिर्फ आपको वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है बल्कि आपके और कोलीग्स को भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि मान लीजिए मेरे पास ए सेक्शन है, छठी ए पढ़ाता हूं मैं, छठी ए में और भी 5-6 टीचर्स आते हैं डेली पढ़ाने, और हम सबने चर्चा किया आपस में। सबने कहा कि हाँ, वो ग्रुप ऑफ जो स्टूडेंट्स है ना, जो पीछे बैठते हैं 4 बच्चे, वो हमें भी परेशान करते हैं, दूसरों को भी नहीं पढ़ने देते हैं, बहुत शरारत करते हैं। तो हम सबको सेम प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब मेरे साथ अकेले के साथ नहीं है। फिर हम सारे मिलकर कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च करेंगे, फिर हम मिलकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अलग अलग मेथड से, कि मैं इससे पढ़ा के देखता हूँ शायद सुधरे, तुम उनको प्यार से काबू करके देखो, वगैरह वगैरह। कोई तरीका तो होगा ना, इसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। एंड लास्ट इज स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च। ये पूरे स्कूल
का जब इकट्ठा एक एक्शन रिसर्च होता है, इसकी एग्जांपल हो सकती है जैसे स्कूल के प्रिंसिपल ने एक मीटिंग बुलाई, सभी टीचर्स को बिठाया और कहा कि देखिए हमारे स्कूल में से कोई भी स्पोर्ट्स का प्राइज नहीं आ रहा, बाकी सब स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, स्टेट लेवल जीत के आ रहे हैं, गोल्ड सब कुछ है, नेशनल लेवल, हमारे में से ना कोई बच्चा जा रहा है ना कोई प्राइज आ रहा है, अगर जा भी रहा है। ये प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। हमारे स्कूल का भी स्पोर्ट्स में तो नाम आना चाहिए, और बच्चों की ग्रोथ है इसमें, या कल्चर में, या किसी चीज में देख लीजिए, ऐसी अगर प्रॉब्लम नजर आ गई जो पूरे स्कूल से जुड़ी हुई है, तो वो स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च हो जाएगी। सारा स्कूल जुटेगा उस रिसर्च पे और देखेगा क्यों ऐसा हो रहा है। सो these are three basically approaches. Now स्टेप्स क्या होते हैं एक्शन रिसर्च के? सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो। जैसे मैंने कहा कि वो कुछ बच्चे मेरी क्लास में बहुत शरारत करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई। देन रेफरेंस वर्क, आप देखते हो ऐसी स्टडी पहले भी क्या किसी ने की है, क्योंकि आप एक छोटी सी स्टडी करने जा रहे हो, आप एक छोटी सी रिसर्च करने जा रहे हो, जिसका प्रॉपर वे में आप सब हिसाब किताब लिखोगे। मान लीजिए 15 दिन की है, 10 दिन की है, आप पूरा हाइपोथेसिस बनाओगे, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन सब करोगे, उसका डाटा भी कलेक्शन होगा। तो फिर रेफरेंस वर्क देखना बड़ा जरूरी हो जाता है कि क्या इससे पहले भी कभी कोई रिसर्च हुई है। आप आजकल तो देखिए इंटरनेट का जमाना है, आप उसमें भरिए, आपको जरूर मिलती है हर तरह की रिसर्च। फिर आप देखिए उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी लगाई, उन्होंने कैसे करा, किस लेवल का बच्चा था जिसपे की गई, वगैरह वगैरह, आपको बड़ी हेल्प मिलती है, आपको डायरेक्शंस दिखती हैं उससे। देन इनिशिएटिंग एक्शन, आपको रेफरेंस वर्क पढ़ लिया आपने, प्रॉब्लम आपके पास पड़ी है, अब आप एक्शन शुरू करते हो। एक्शन में क्या करोगे? आप स्टेप्स लगाना शुरू करोगे कि मैं वेरियस स्ट्रेटेजी से पढ़ा के देखता हूँ। मैं एक ही प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? मैंने क्या प्रॉब्लम ली है कि 4-5 बच्चे हैं मेरी क्लास में जो बहुत शरारत करते हैं, मुझे भी नहीं पढ़ाने देते, खुद भी नहीं पढ़ते, बाकियों को पढ़ने भी नहीं देते। ये मेरी प्रॉब्लम क्लास की आई है, मेरे साथ अज्यूम की है मैंने। तो अब मैं एक्शन शुरू करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, उनको अलग अलग बिठा के देख लेता हूँ, या मैं एक एक को बुला के काउंसलिंग करता हूँ। ये वेरियस स्ट्रेटेजीज हैं। मैं उनको प्यार से समझाता हूँ, मैं उनको अलग क्लास में बुलाकर, अलग टाइम पे बुलाकर वो सब्जेक्ट पढ़ा के देखता हूँ कि शायद इसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाए। मैं बहुत तारीफ करता हूँ उनकी, डांटता नहीं, या मैं डांटता हूँ, मैं उनको पनिशमेंट देता हूँ, क्लास से बाहर निकाल। कई स्ट्रेटेजीज हैं, मैं हर तरह के पखंडिया बना के देखूंगा कि कहीं ना कहीं तो वो कहीं सेटल तो होंगे। उनके पेरेंट्स से बात करता हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब एक्शंस कर लिए मैंने। फिर कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर उनका इम्पैक्ट देखूंगा मैं। ये मैं थ्रू इंटरव्यू कर सकता हूँ, या फिर मैं थ्रू ऑब्जर्वेशन कर सकता हूँ, या फिर मैं कोई क्वेश्चनर भरवा के डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? अब इससे क्या होगा कि मेरे पास एक फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। मैं जब कंपैरिजन करूंगा ना, इवेल्युएट करूंगा, तो फर्क निकलेगा। अगला स्टेप है इवेल्युएशन एनालिसिस के। अब उस डाटा को इवेल्युएट एनालाइज करता हूँ, टेबुलर फॉर्म बनाता हूँ, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, जितना भी मेरे को आता है या अच्छा लगता है मैं कर सकता हूँ। एंड लास्ट में फाइंडिंग्स। ये सब करने में मुझे 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, आराम से लग सकते हैं जी, इससे ज्यादा भी। तो कोई भी रिसर्च 2 दिन से नहीं हो जाती है, इतने दिन तो लेती है आराम से। तो फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, फिर हमने लास्ट में उसकी फाइंडिंग्स लिखी कि देखिए ये मेरी प्रॉब्लम थी, मैंने ऐसे सारा प्रोसेस को पकड़ा और ये कंक्लूजन निकली है। तो बाकियों के लिए एक रेफरेंस वर्क बन गया कि मैंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। हाँ, अब पर वो इस वाली स्ट्रेटेजी से सॉल्व हुई है। तो कई लोग सीधा उस रेफरेंस उसको पढ़कर सीधा वो स्ट्रेटेजी लगा देंगे। तो एक्शन रिसर्च इस तरह से काम आती है। अब आता है अगला टॉपिक, टीचर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। देखिए, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर ऐसा टीचर जो रिफ्लेक्शंस पे विश्वास करे, जो रिफ्लेक्शंस को ऑब्जर्व करे, उसको प्रैक्टिस करे, दैट इज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। तो हम पढ़ते हैं क्या है रिफ्लेक्शन। कल मैंने आपको वैसे पढ़ाया था ये, जब मैंने रिफ्लेक्टिव टीचिंग भी पढ़ाया था, या मैंने फेज 3 पढ़ाया था टीचिंग का। रोहित सर, एक बार प्रेजेंटेशन को दोबारा शुरू करें। अच्छा जी, सॉरी, आज बीच बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट हो रहा है। हाँ जी, कोई बात नहीं सर, ये तो टेक्नोलॉजी है। या फिर ऐसा एक बार कहते हैं ना सर, ये रामस्वरूप जी को ले ही लेते हैं, ये काफी प्रयास कर रहे हैं, जिज्ञासु तो हैं, लेकिन शायद इनसे टेक्नोलॉजी के कारण कोई दिक्कत आ रही है इनको। अच्छा जी, अच्छा एक जी, मिनट में ले लेता हूँ सर, इनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, नहीं तो फिर बीच बीच में ये काफी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम।
देखते हैं कि अब प्रेजेंटेशन पे फिर ये प्रॉब्लम आती है इनके साथ, ये प्रेजेंटेशन पे चलता है। इनको पता नहीं है एक्चुअली। हाँ हाँ रामस्वरूप जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो अपनी जो ये स्टॉप प्रेजेंटिंग है इसको बंद करें, जहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप प्रेजेंटिंग वहां पे यूज करके देखें एक बार। आपके कारण हमारे को कक्षा में काफी बाधा उत्पन्न हो रही है। जहाँ पे आपकी स्क्रीन है ये मुझे रिमूव ही करना पड़ेगा इसमें। हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर, आप उनको कॉल कर सकते हैं सर, व्हाट्सएप पे नंबर भी है उनका, कॉल करके उनको प्लीज बता दीजिए आप क्या आप स्टॉप प्रेजेंटिंग तो कर रहे राजे हमारे पास नंबर नहीं है ना, मेरे पास नंबर नहीं है। सर उस ग्रुप में है, एक व्हाट्सएप ग्रुप में है हमारे में। चलिए ठीक है, ठीक है सर। प्लीज सर आप दोबारा प्रेजेंटेशन करके करिए। हाँ जी सर। अगर डाटे में मेरे को कहीं मिल जाता है तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। हाँ, मैं क्लास के बाद समझा दूंगा उनको, अभी क्लास के दौरान थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ मैं भी ट्राई करता हूँ। हाँ जी सर। आई थिंक सर विजिबल है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके जी, थैंक यू। ओहो, ये एक मिनट जी। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट जी, हिल ही जा रहा है। अब ठीक है सर। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई, हिल ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा सर। ओके 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 एक बार आप लेफ्ट कर दिए डॉक्टर साहब, यहाँ पे बंद कर दीजिए स्टॉप शेयरिंग वाला। अच्छा अच्छा, अब कहीं है। दोबारा हाँ अब जी। दोबारा कीजिए, अब दोबारा। हाँ जी। करता हूँ सर, एक मिनट। मैं कोई दोबारा नहीं, ऑन करना पड़ेगा, वो हिल रहा है बहुत ज्यादा। आराम से कर लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। कुछ विद्यार्थी रीजनल सेंटर चंडीगढ़ के अलावा बाहर से भी हैं। आज मुझे कुछ नेम ऐसे लग रहे हैं जो रीजनल सेंटर बाहर से हैं। डायनामिक टीचर के नाम से जो है वो रीजनल सेंटर चंडीगढ़ से ही संपर्क करते हैं या बाहर से हैं? गुवाहाटी से सर, गुवाहाटी। ओके ओके, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। एक मिनट सर। कोई और विद्यार्थी भी बाहर से है जिससे हमारे को आसानी होती है इस बात को जांचने में? अदर अदर रीजनल सेंटर का और विद्यार्थी भी है कोई? जी सर, सर दिल्ली RC1। अभिषेक, यस सर। बहुत अच्छे अभिषेक। धन्यवाद सर। आई थिंक सर विजिबल है स्क्रीन पे। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Thank you. So we were talking about teacher as a reflective practitioner.
मैंने आपको कल ही बताया था कि रिफ्लेक्शन यानी कि जब टीचर अपने रिफ्लेक्शन को इवेलुएट करता है, जब वो अपनी पूरे दिन का या पूरे महीने का या पूरे हफ्ते का देखता है टीचिंग कि मैंने कैसे पढ़ाया। सपोज मैं आज पढ़ाकर आया और फिर मैंने सोचा कि मेरी पढ़ाई अच्छी रही, क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्या जो मैंने पढ़ाया बच्चों को समझ आ गया। यस्टरडे आई टोल्ड यू कि टीचर को पक्का पता होता है, 100% पता होता है टीचर को कि मैंने जो पढ़ाया कितना समझ आया। बच्चों की आंखों से पता चल जाता है। कई अगर हम टाइम पास करके आए वो भी हमें पता होता है, जब हम बहुत अच्छा पढ़ा के आए वो भी पता होता है। तो हम उसको इम्प्रूव करें। अगर अगर किसी दिन हमसे नहीं अच्छा पढ़ाया गया, हम देखें कि क्या कंटेंट नहीं मेरे को आता था, या मेरा स्टाइल गलत था, या मैंने बच्चों को ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाई, क्या कमी रह गई। दैट इज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर. So reflection is one of the crucial aspects of teaching learning process that helps the teachers to analyze their own practices and improve upon them. बहुत अच्छा लिखा है, to analyze their own practices, अपने practices को खुद analyze करना, evaluate करना and improve upon them, और उसे improve करना। क्योंकि ये पक्की बात है कि टीचर को अगर evaluate करना है, कोई कर सकता है बहुत अच्छे से तो खुद टीचर ही कर सकता है। हम बच्चों से करवाएं, जिससे मर्जी करवा लें, जितनी अच्छी वैल्यूएशन कोई टीचर खुद कर सकता है और कोई नहीं। सो इट्स अ प्रोसेस इन विच एन एक्सपीरियंस इज रिकॉल्ड। हम रिकॉल करते हैं अपने एक्सपीरियंस को, मैंने कैसे पढ़ाया, कैसे और अच्छा किया जा सकता है। कंसीडर्ड एंड इवेल्युएटेड इन रिलेशन टू सम ब्रॉड पर्पस, दैट इज रिफ्लेक्शन। यहाँ मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन पहले समझाया गया है। फिर आगे आता है कि हम इसको प्रमोट कैसे करें अपने रिफ्लेक्शंस को। So there are 5 techniques to promote reflections. Basically, these are 5 techniques to become reflective practitioner. अगर मैं ऐसा बोलूं गलत नहीं होगा कि टीचर को रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनना चाहिए। अब टीचर को रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि टीचर सब कुछ खुद ही देखे, खुद ही इवेल्युएट करे अपने बारे में, मैं कैसे अच्छा कर लूं। देखिए, अगर अच्छी लर्निंग लेकर आनी है तो सिर्फ टीचर ही एक पहलू नहीं है उसका, लर्नर दूसरा पहलू है और बराबर का जिम्मेवार है। तो रिफ्लेक्शन बच्चों को भी दिलानी जरूरी है। इसलिए दीज टेक्निक्स आर वेरी अप्रोप्रिएट टेक्निक्स। पहला है टीचर नैरेटिव्स। नैरेटिव्स होती हैं स्टोरीज, अब या ऑटोबायोग्राफी। अगर मैं कहूँ गलत नहीं होगा कि हम छोटी छोटी स्टोरीज टीचर्स की पढ़ें, या जो टीचर ने ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपनी, बड़े बड़े महान टीचर ऐसे हैं जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख चुके हैं, हम वो पढ़ें। एज अ टीचर हम वो पढ़ें, हमें बहुत रिफ्लेक्शन मिलेगी, हमें बहुत कुछ पता चलेगा। तो ये एक टेक्निक है रिफ्लेक्टिव, अपना रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनने की। पढ़ें भी और लिखें भी, रादर सिर्फ पढ़ें नहीं, हम अपना भी लिखना शुरू करें। लिखने से, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगला ही आ गया, चलो, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स या रिफ्लेक्टिव डायरीज, ये आपको सेकंड और फर्स्ट ईपी सब में करना होगा। जब आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की टीचिंग प्रैक्टिस में जाएंगे, आपको रोज रिफ्लेक्टिव डायरी लिखनी होगी। ये वही चीज आ गई कि हम अपना रिफ्लेक्शन दर्ज करते हैं। देखिए, आप में से अगर कोई डायरी लिखता है, हम सिंपल लाइफ में भी डायरी लिखते हैं, कई लोगों को आदत होती है रात को सोने से पहले वो डायरी के 2-4 पन्ने लिखकर सोते हैं। दैट इज एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम क्या कर रहे होते हैं उसमें? कुछ भी नहीं लिख रहे होते, पूरे दिन में क्या क्या हुआ हमारे साथ। हम जब ऐसा लिखते हैं ना, जब एक मतलब अपने आप से जब हम बात करते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन। हम रिफ्लेक्ट अपॉन हो रहे हैं, कर रहे हैं कि क्या अच्छा किया मैंने, क्या बुरा किया, इसको और अच्छा कैसे कर सकता था। इससे बड़ी इंप्रूवमेंट होती है। टीचिंग में तो बहुत इंप्रूवमेंट होती है, आप कभी करके देखिएगा। आप टीचिंग प्रैक्टिस में तो करना ही है आपको डेली का रिफ्लेक्शन। दैट इज रिफ्लेक्टिव जर्नल, डेली बेसिस पे लिखना। तो अगला है डिस्कशंस। जब आप बच्चों के साथ डिस्कशन करते हैं, इवन अपने कोलीग्स के साथ करते हैं और लर्नर्स के साथ करते हैं, ऐसे डिस्कशन करने से भी रिफ्लेक्शन सामने आती है, बच्चों की भी और आपकी भी। आपको पता चलता है कि कितना कुछ और है। जैसे कहते हैं ना, एक दिमाग तो, और जहां 50 दिमाग लग जाए, क्वांटम ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाएगी। बच्चे बड़ा कुछ बताते हैं आपको। एंड नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब है जब आप अकेले नहीं सब कुछ करते, आप इंश्योर करते हो कोऑपरेशन किसकी, लर्नर्स की भी उसमें। इसमें आप क्या करते हो, सेट टास्क, कोई डिफाइन टास्क होता है जो आप बच्चों को भी दे देते हो। ठीक है, जैसे आपने सबको, स्टूडेंट्स को कुछ कुछ ग्रुप्स बना दिए और उनको कुछ कुछ टास्क दे दिया, फिर वो भी करेंगे और आप तो करेंगे ही उनको असिस्ट।
आप वहां हैं फैसिलिटेट करने के लिए, छोड़ नहीं देना उन पे। और कोऑपरेटिव लर्निंग है बाय एंश्योरिंग द कोऑपरेशन ऑफ लर्नर्स एज वेल, उनको पूरा पूरा आप पार्टिसिपेट करवाते हो, तो ये पार्टिसिपेटरी लर्निंग बन जाती है। बच्चे इंटरेस्ट भी बहुत लेते हैं और रिफ्लेक्शन जो निकल कर आती है वो तो ऑन द स्पॉट सामने नजर आ जाती है, हर बच्चे की और आपकी अपनी भी काबिलियत। हाँ, उस कंटेंट को लेके मास्टरी, उस सिचुएशन को, उस एनवायरनमेंट को कैसे कंट्रोल करना है, मैनेजमेंट स्किल्स, सो मेनी थिंग्स। एंड लास्ट इज रोल प्ले। रोल प्ले आप लोगों ने जरूर करवाया भी होगा, देखा भी होगा, टीचर्स करवाते हैं। इसमें क्या है, जैसे हम सपोज इंग्लिश का प्ले की बात करें, हम बच्चों को रोल्स दे देते हैं और बच्चे फिर वो प्ले करते हैं। ये कई दिन भी चल सकता है, एक दिन में नहीं, कभी कभी खत्म होता है, बड़ा लंबा भी हो जाता है। तो इस ऐसा करने से भी रिफ्लेक्शन नजर आती है, आपकी पढ़ाई हुई सारी बात सामने रिफ्लेक्शन के तौर पे आपके सामने आ रही है, रियल बनकर। दैट दीज ऑल आर द एग्जांपल्स और टेक्निक्स वी कैन से टू प्रमोट रिफ्लेक्शंस, टीचर्स की भी और स्टूडेंट्स की भी। सो ये सारा रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का काम है। तो आज हमने आपको बेसिकली क्या करवाया, हमने सबसे पहले डाइवर्स रोल, बेसिकली पूरी बुक का नाम है टीचर इन डाइवर्स रोल, बहुत टीचर के रोल्स को जिक्र किया है। हमने 2 रोल्स पकड़े जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनोवेटर समझाया टीचर क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और एक्शन रिसर्चर क्यों और कैसे होना चाहिए, उसके स्टेप्स बताए एक्शन रिसर्च के। अब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के बारे में बताया, क्या कौन होता है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीचर कैसे होता है, कौन सी टेक्निक्स को इस्तेमाल करके वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। तो अब आप कुछ डिस्कस करिए, कुछ आप बताना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट, यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ जी, एनी डाउट, एनी डिस्कशन? कोई डाउट नहीं है आपको? एक्सक्यूज मी सर, रिफ्लेक्टिव वाले का सर 1-2 एग्जांपल और सही है सर। एक बार फिर से बोलिए प्लीज, मैं सुन नहीं पाया, आवाज कट रही थी। सर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का अगर 1-2 एग्जांपल और मिल जाता तो सही रहता सर। हाँ, देखिए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर मैंने पहले ब्रॉडली आपको समझाया कि टीचर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर कौन है। तो वो टीचर है जो क्लास के बाद, छोटे से शुरू करते हैं एग्जांपल को, क्लास के बाद आकर सोचता है कि मैं क्या पढ़ाकर आया, 5-10 मिनट लगाता है, रिफ्लेक्ट अपॉन करता है कि मैं जो पढ़ाकर आया वो ठीक था, क्या मेरे सारे गोल्स अचीव हो गए, क्या मैंने अच्छा पढ़ाया, क्या मैं सेटिस्फाइड हूं ऐसा पढ़ाकर, क्या बच्चों को समझ आया, इंटरेस्ट बना। ये सारे कुछ 5 मिनट में ही हमारे को पता चल जाएगा। और अगर थोड़ा सा नोट कर लें, अगर मुझे पता चला कि नहीं, मैं खुद नहीं अच्छा लगा मेरे को आज, कई जगह पे मैं खुद कंटेंट क्लियर नहीं था, या उस बच्चे ने सवाल पूछा तो मुझे आंसर नहीं सूझा, सपोज ऐसा भी कभी होता है, तो मैं उसको नोट करूं कि मैंने इसको आगे से कैसे इंप्रूव करना है, मैं उसके बारे में सोचूं कि हाउ शुड आई इंप्रूव दिस वीकनेस। यानी कि जब हम अपनी वीकनेस, अपने स्ट्रेंथ्स को खुद इवैल्यूएट करते हैं, दैट इज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। जी सर। हाँ जी, एनी अदर? थैंक यू सर। ओके, वेलकम। कोई और अगर आपने से कुछ पूछना चाहता है? नहीं डाउट? ओके, सो अब आप पढ़िएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितना हमने कल और आज डिस्कस किया, इनको अपने बुकलेट्स, ये 2 बुकलेट्स कवर हो गई हैं, इनको खोल के पढ़िएगा एक बारी डिटेल में। हाँ जी सर, ये यूनिट है, कौन सा ब्लॉक है? ब्लॉक 3। आज ब्लॉक 4 किया, कल ब्लॉक 3 किया था। ओके सर। ठीक है, पढ़िएगा सब लोग जरूर। ब्लॉक 3 सर? ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4। ओके सर, ब्लॉक 3 and 4। यस, ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। थैंक यू रोहित जी। ओके सर, थैंक यू, वेलकम जी।